अगर ये किसान जीत जाएंगे तो बुद्धिजीवी बहुत बाद में इसकी रणनीतिक व्याख्याएं करेंगे। जी। ऐसा हुआ तो ये हुआ तो उन्होंने ऐसे, ये किसान कुछ नहीं जानते हैं। पूरे आंदोलन मैंने देखा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आए तो ये अपने हीरो तलाश रहे हैं। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक आपने विभिन्न कड़ियों में कविता, कहानी, नाटककार राजेश कुमार जी को, कथाकार शिवमूर्ति जी को आपने सुना है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार देवेंद्र जी। देवेंद्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सब उनकी कहानियों से और उनके लेखों से परिचित हैं। जो कुछ इस समय हमारे देश में चल रहा है, उससे आप सभी भली-भाँति परिचित हैं। जिस देश को किसानों का देश कहा जाता है, गांधी ने बार-बार इस बात को संदर्भित किया, लेकिन आज किसान अपनी माँगों को लेकर के जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं और जितने धैर्य के साथ दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, उससे बहुत कुछ कहानी अपने आप पता चल जाती है। इस कड़ी में हम कथाकार देवेंद्र जी से समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के पीछे क्या चीज़ें हैं? साहित्य इस आंदोलन को कैसे रेखांकित करेगा? ये पहली बात तो यह महत्वपूर्ण है कि आजादी के बाद लगभग 70-72 सालों का जो एक समय है, तो यह आंदोलन एक इन 70-72 सालों के असंतोष का परिणाम है। ये सिर्फ 2-4 सालों के भीतर घटी किसी घटना का परिणाम नहीं है। और यह आंदोलन अब जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसमें यह इस बात का मुहताज भी नहीं है कि साहित्य या साहित्यकार उसे किस तरह से बरतेंगे या देखेंगे। क्योंकि साहित्य जिस मध्य वर्ग के बीच से पैदा हुआ है, वह उसकी संवेदनाओं में बहुत हद तक उसके रोजमर्रा के जीवन में किसान गायब हो चुके थे। बावजूद इसके कि साहित्यकारों की एक लंबी पीढ़ी इन्हीं किसानों के परिवार से निकली थी। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह भी कहा जा सकता है कि राजनेताओं की भी एक लंबी पीढ़ी इन्हीं गांवों और किसानों से निकली थी। यह एक अच्छी बात होगी, क्योंकि साहित्य को मैं राजनेताओं की तरह नहीं देखता, तो निश्चित तौर पर उनकी पक्षधरता, प्रतिबद्धता शोषित, उत्पीड़ित और व्यापक जन समुदाय से होती है। इसीलिए यह अपेक्षा बनती है कि वे इस किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हों। अगर वे नहीं भी खड़े होंगे तो भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह किसान आंदोलन एक बिल्कुल नए तेवर के साथ, और मुझे तो कभी-कभी ऐसा भी लगता है, इसको पूरा देख रहा हूँ और रोज 4-5 घंटे यूट्यूब पर एक-एक छोटी-छोटी चीजों को, किसानों के ढेर सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन ये सच्चे अर्थों में जन आंदोलन है। और 1857 के बाद लगभग वही इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहां से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था और फिर फैलता गया। जन आंदोलन कहने के पीछे मेरा सिर्फ यह मतलब नहीं है कि इसमें जनता शामिल है। इससे भी हो सकता है कि बड़े पैमाने पर जनता किसी आंदोलन में शामिल हो, लेकिन वह जन आंदोलन नहीं होता है। जैसे अगर कुछ दिन पहले अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और गुजरात से लेकर के राम जन्मभूमि तक की एक लंबी यात्रा की थी, लेकिन वह जन आंदोलन नहीं था। जन आंदोलन बहुत सीधी सी बात है, जिसके आधार पर मैं 1857 को भी जन आंदोलन कहता हूं और इसे भी कह रहा हूं। जन आंदोलन का सीधा सा मतलब है जनता के बीच जाति, धर्म, बड़े किसान, छोटे किसान, धनी, अमीर, गरीब के जितने विभाजनकारी रेखाएं थी, उनको यह अपनी अंतर्वस्तु में मिटा रहा है। यह एक ऐसी बात है कि एक जिले स्तर का, एक अंचल स्तर का भी आंदोलन जन आंदोलन हो सकता है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला ये बहुत बड़ी जनता जिसमें शामिल हो या लोग जन समुदाय शामिल हो, वो जन आंदोलन नहीं होता है।
यानी जनता के व्यापक हिस्से को अपनी ओर खींच पाने के लिए सारे अंतर्विरोधों को मिटा देने की जो शक्ति होती है, इससे जन आंदोलन का निर्माण होता है। 1857 में भी जी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सफल हुआ कि असफल हुआ, लेकिन हिंदू मुसलमानों की जो व्यापक एकता उसमें बनी थी। बहुत लोग कहते हैं यह राजाओं का विद्रोह था, इसका विद्रोह था। इसी तरह शुरुआत में बुद्धिजीवी वर्ग इसको भी बहुत लोग कह रहे थे कि धनी किसानों का, जब पंजाब तक था तो पंजाबियों का आंदोलन है, फिर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आया तो धनी किसानों का आंदोलन है। लेकिन अब धीरे धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और कल जिस तरह से बिहार में एक लंबी मानव श्रृंखला खड़ी हुई थी, तो ये लग रहा है कि ये अमीर गरीब किसानों के बीच का जिस तरह इसमें दलित जातियों के लोग शामिल हो रहे हैं। अभी मैं कल इंटरव्यू देख रहा था चंद्रशेखर आजाद रावण का, तो दलित जी, जातियों के लोग जिस तरह से शामिल हो रहे हैं, तो ये जनता के भीतर जो छोटे छोटे खाई, जो विभाजनकारी रेखाएं थी, उसको मिटाते हुए यह आंदोलन जिस तरह रात दिन बढ़ता जा रहा है, उससे इसे मैं जन आंदोलन, तो 1857 के बाद, क्योंकि किसानों के ढेर सारे आंदोलन हुए, ऐसा नहीं है। 1857 के बाद ये लगभग 1878-79 में ये जी, वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र का हुआ था, और जी, उसी की प्रतिक्रिया में बहुत लोग बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम ने परिकल्पना की। कुछ लोग इसका खंडन भी करते हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन आर्म्स एक्ट उसी के जी, बाद बना था। ढेर सारे हुए, फिर तेलंगाना का हुआ, तेभागा का हुआ, सलवाड़ी का हुआ। लेकिन इस आंदोलन से पहले जो महेंद्र सिंह टिकैत के या उधर महाराष्ट्र में शरद वगैरह के आंदोलन जी, होते थे, उसमें समाज के विभिन्न वर्गों को अपनी ओर खींच पाने की ऐसा गुरुत्वाकर्षण उनमें नहीं था जैसा इस आंदोलन में दिखाई दे रहा है। अगर कोरोना काल नहीं होता और कहीं कॉलेज या विश्वविद्यालय खुले होते, तो एक बिल्कुल और बड़ी शक्ल उभरती इस आंदोलन की। अचानक 26 जनवरी को एक छोटी सी भूल और सत्ता ने जिस तरह से षड्यंत्रकारी आक्रमण किया था, उसके बीच जी, से यह इस जन आंदोलन जैसे लगता है ना कि वो महाभारत में अगर मैं कहूं कि लाक्षागृह से जैसे पांडव निकल गए, उसी तरह से यह आंदोलन उसी लाक्षागृह से जो तैयार किया गया सत्ता का लाक्षागृह था, उससे यह जी, जन आंदोलन निकला और काफी बड़ी ताकत लेकर के। मुझे लग रहा है कि ये जितने लंबे समय तक चलेगा, हालांकि सत्ता यही सोच रही है कि इसे थका रहे हैं, जी, लेकिन वह खुद थक रही है। नैतिक तौर पर भी थक रही है और आत्मिक तौर पर थक रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ये जीत के रूप में आएगा या हार के रूप में आएगा। मुझे लगता है कि हार और जीत या सफलता असफलता से अलग, इसकी इसे हम एक जनतंत्र के परिप्रेक्ष्य में सार्थकता की दृष्टि से भारत जी, में एक तरह से जितना इधर हुआ था, शाहीन बाग वाला, जेएनयू वाला कांड, रोहित वेमुला वाला कांड, छोटे छोटे स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों में लोग लड़ रहे थे और लगातार एक निराशाजनक स्थिति बनी हुई थी। काफी बड़ी उम्मीद इस आंदोलन को लेकर बनती है, क्योंकि वे सारे हथियार सरकार के फेल कर गए हैं जी, जी। यहाँ। 26 जनवरी को जो कुछ घटनाक्रम हुआ और जो कुछ टीवी पर दिखाया गया, उसके बाद मध्य वर्ग की जो प्रतिक्रिया पहली आई है, उसको लगा कि मतलब ये किसानों की तरफ से जो कुछ किया गया ये बहुत ही गलत है और इस बात को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक ऐसे इसके पहले घटना महाराष्ट्र में हुई थी। जब भी किसान बड़े शहरों की तरफ आते हैं, तो मध्य वर्ग को खास तौर से अपनी जो सुविधाएँ हैं, उनका बहुत जल्दी ख़्याल होने लगता है। जैसे ऑफ़िस जाने में दिक्कत आएगी, बच्चों के स्कूल की पढ़ाई को लेकर चिंता होने लगती है, जबकि कहानी इसके पीछे कुछ और होती है। तो ये जो मध्य वर्ग है, क्या इसको मध्य वर्ग कह सकते हैं या किसी और नाम से इसको समझना चाहिए? जब पूरी दुनिया में आधुनिकता का उदय हो रहा था जी, और उसमें फ्रांसीसी क्रांति का विशेष एक योगदान है, तो वहां सिर्फ एक मध्य वर्ग एक आर्थिक विभाजन नहीं है,
उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का एक जो वर्ग है उसे उसे मध्य वर्ग से यह एक अपेक्षा की जाती है। उसमें आर्थिक तौर पर बीच के सारे तबके को मध्य वर्ग के नाम से चिन्हित नहीं किया गया था। वकील, डॉक्टर, पत्रकार और प्रकार। प्रोफेसर, ये 4 लोग थे जिन्हें मध्य वर्ग के रूप में चिन्हित किया गया था। तो निश्चित तौर पर एक इनकी निष्पक्ष विचार, जिसके लिए ये कुर्बानी भी कर सकते थे, और ये बुद्धिजीवी शब्द चला था। जी, तो वह मध्य वर्ग तो आजादी के बाद 60 70 तक तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दिखाई देता था। लगभग 70 के बाद जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन हुआ था, जी, ये इसके पहले एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। जी, जी, लेकिन उस आंदोलन की मैं एक सबसे बड़ी असफलता यह मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में से विपक्ष खत्म हो गया। लगभग जितनी विपक्ष की पार्टियां थीं, सब किसी न किसी, जैसे सीपीएम केंद्र में विपक्ष में है लेकिन खुद वहां सत्ता में बैठी थी, तो एक मुकम्मल विपक्ष नहीं रह गया। सारी पार्टियों के भीतर, चाहे वो मायावती हो, मुलायम सिंह हो, सीपीएम हो, ममता बनर्जी हो, सब में वो सत्ता का चरित्र संक्रमित होते गया। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि उसके पहले जो विपक्ष हुआ करता था, वह विपक्ष खत्म हो गया, और इसका व्यापक असर मध्य वर्ग पर पड़ा। मध्य वर्ग की थोड़ी बहुत लोहिया के आंदोलनों से जुड़ करके वहां मध्य वर्ग की भूमिका दिखाई देती है, कुछ कम्युनिस्ट आंदोलनों में भी दिखाई देती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और पेरोस्त्रोइका, माने जो जी, सोवियत रूस की उसका घटना, जी, हाँ, उसका, और फिर भारत में उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ, तो मध्य वर्ग को और बुद्धिजीवी को तो मैं चतुर कहता, चतुर जी, वर्ग हो गया, जी, और मध्य वर्ग पूरी तरह से उपभोक्ता वर्ग में तब्दील हो गया। तो उपभोक्ता मतलब उसे अपनी सुविधाओं के प्रति वह में केंद्रित हो गया। प्रसाद जी की एक लाइन है, मुझे हूबहू याद नहीं आती है, उसमें यह है कि चुल्लू भर ज्ञान लेकर के जी, छंद रचने वाले हर लोग साहित्यकार हो गए। थोड़ा थोड़ा ज्ञान जी, कठदलीली करने के लिए, दूसरे को चुप कराने के लिए। और बुद्धिजीवियों की दशा तो यह है कि अगर मार्क्स वेश बदल कर चले आए तो वे जी, उन्हें भी मार्क्सवाद पढ़ाने लगेंगे। गांधी जी, वेश बदल कर चले आए तो उन्हें भी जी, गांधीवाद पढ़ाने लगेंगे। जी, तो ये अपनी अपनी सबकी व्याख्याएं हैं। मूल बात यह कि सत्ता से टकराते हुए जिस मध्य वर्ग की कल्पना मुक्तिबोध ने की थी, जी, वह मध्य वर्ग कहीं अब दिखाई नहीं देता है। नहीं, जी, किसान लड़ते हैं, उसमें उसकी कोई शिरकत नहीं, जी, लेकिन वह जरूर यह बताएगा कि इनको यह करना चाहिए, उनको यह करना चाहिए, उनको यह करना चाहिए। जी, तो बहुत कुछ मैं फेसबुक पर ये देख रहा हूँ, जी, उतावलापन बहुत ज्यादा है इनमें। जैसे लगता है कि वो किसान अपना आंदोलन से, टिकरी बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से आकर रोज इनसे पूछ जाएं कि क्या करना चाहिए, गांधी जी ने ऐसे में क्या किया था। हमेशा ये जी, हमें सोचना चाहिए कि लड़ाइयाँ जनता गांधी से बहुत पहले से लड़ती चली आई है। चलिए आए, जी, गांधी उसकी एक कड़ी है। जी, वो कोई यह नहीं है कि वहीं से लड़ाइयों का लोगों ने सहूर सीखा है, जी, ऐसा जी, नहीं है। और गांधी तमाम लड़ाइयों के अनुभवों का एक नतीजा है। उन्होंने उसे मैच्योर किया, उसके पहले भी लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद भी लड़ाई हुई। जब मुसीबत से लड़ने की जनता की एक अजस्र प्रेरणा शक्ति होती है, और वो उसके बल पर ये लड़ाई लड़ती है। अगर ये किसान जीत जाएंगे तो बुद्धिजीवी बहुत बाद में इसकी रणनीतिक व्याख्याएं करेंगे जी, कि ऐसा हुआ तो ये हुआ तो उन्होंने ऐसे। ये किसान कुछ नहीं जानते हैं। पूरे आंदोलन मैंने देखा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आए तो ये अपने हीरो तलाश रहे हैं, जी, और इनके लिए सिर्फ ये है कि किसने बिना झुके लड़ाई लड़ी, लड़ी, उससे ये प्रेरणा ले रहे हैं, किताबों से प्रेरणा नहीं ले रहे हैं। जी, वो जी, उनके जीवन अनुभव है। लंबे समय तक हार खाई हुई फसलों जी, का अफसोस है जो इस रूप में वे खड़े हुए हैं। मुझे
नहीं विश्वास में नहीं कह सकता कि ये लड़ाई जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन जी, लोकतंत्र के पक्ष में अगर ये किसान हार जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 50 सालों तक फिर कोई खड़ा होने और जीतने का ख्वाब भी देख जी, सकेगा। जी, जी, फिर तो ये सारी पार्टियां जो विपक्ष की हैं, इन्हें मटियामेट करना वर्तमान सरकार के लिए, निरंकुश सरकार के लिए, लेकिन हमें इतिहास पर भरोसा है और ये इतिहास ने अनजाने जब सब कुछ अंधेरा था, तो इस जी, एक विशाल ये ज्योति पुंज के रूप में इस आंदोलन को खड़ा किया है। जी, जी। मुक्तिबोध ने उनकी कविता की एक लाइन है कि बौद्धिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। मुक्तिबोध उस समय लिख रहे हैं जिस समय के बारे में मध्य वर्ग का बहुत सकारात्मक रूप देखने को मिलता है दूसरे जो उदाहरणाएँ बनी उसके हिसाब से। लेकिन पतन तो वहीं से शुरू हो चुका है और जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये जो प्रवृत्ति है वो और आगे हमको देखने को मिलती है। लेकिन मुक्तिबोध इसी मध्य वर्ग के कवि हैं जी, जी। और कहीं न कहीं उनके भीतर यह है कि सर्वहारा आंदोलन करेगा और सर्वहारा के तुम्हारी मुक्ति उनके प्रेम से होगी कि जी, तद्गत लक्ष्य में दक्ष से में ही हृदय के नेत्र जागेंगे जी, कि वो उनके प्रेम में या उसके पहले भी कि मेरे मित्र कुहरिल गत युगों के अपरिभाषित सिंधु में डूबी परस्पर जो कि मानव पुण्य कौन धारा है धारण उसी के क्षुब्ध काले बादलों को साथ लाई हूँ जी, बशर्ते तय करो किस ओर हो तुम। जी, जी, लेकिन मुझे अब यह लगता है कि इस मध्य वर्ग के भीतर जितनी क्रांतिकारी संभावनाएं मुक्तिबोध देख रहे थे, जी, मुझे हमेशा अब लगता है कि इस मध्य वर्ग के विश्लेषण में मुक्तिबोध की तुलना में धूमिल जी, ज्यादा करीब से देखे थे क्योंकि कहीं न कहीं वो सर्वहारा क्रांति और मुक्तिबोध के दिमाग में भी वो फ्रांसीसी क्रांति वाले मध्य वर्ग की एक अवधारणा थी। मुझे लगता है कि गंवई दृष्टि होने के कारण जी, मुक्तिबोध बहुत पढ़े लिखे थे, किताबी तौर पर थे, लेकिन मुझे जी, लगता है कि अनुभव जी, कभी-कभी किताबों से भारी पड़ता है। जी, तो होता जी, है ना कि वो सैलेंस की कविता कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। पहचानते हैं। तो मुक्तिबोध की तुलना में धूमिल इस जी, मध्य वर्ग को कि जिसकी पूछ उठाइए प्रजातंत्र का भी स्वरूप समझ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का भी जी, और मैंने हर एक को आवाज़ दी है, हर एक का दरवाज़ा खटखटाया है, मगर सब बेकार जिसकी पूछ उठाई है, उसको मादा उसको पाया है। पाया है। तो वो स्वर जी, कितना अराजक है, कितना नहीं। लेकिन जी, मुझे लगता है कि इस मध्य वर्ग को ज़्यादा बढ़िया से ये धूमिल ने 2 मिल समझा समझ है। जी, हाँ, जी, हाँ। जी, क्योंकि जितना यह अवसरवादी है, जी, वो मुक्तबोध से ही मिलती-जुलती एक लाइन धूमिल की है कि प्रोफ़ेसर हैं, पत्रकार हैं और अपराधियों का संयुक्त परिवार है। परिवार है। जी, अभी कुछ लोगों का फ़ेसबुक मैं देख रहा था, लखनऊ के हमारे मित्रों का, वो इस तरह जी, से आँसू बहा रहे थे 26 देखिए, माने क्या गज़ब की चीज़ है कि किसान जीवन-मरण फसलों के मूल्य को लेकर लड़ रहे हैं और वो तिरंगा है क्या? एक प्रतीक ही तो है। जी, जी, अंततः तो एक प्रतीक है। जी, और यह भी सब लोग जानते हैं जिस तरह से हुआ था वहाँ, तो उसमें सरकारी मशीनरी पूरी तरह से शामिल थी उस जी, घटना को जी, अंजाम देने में। जी, तो एक प्रतीकों को लेकर इतना हाय-हाय करना, यानी दूसरा जी, आपके घर पर ये लाशें बिछा दे रहा है, जी, उससे आपको शिकायत नहीं है। आपको जी, शिकायत है कि उसने मेरे घर पर लवंग और ये इलायची सिंदूर फेंका था, जी, भूत जी, भूत कर दिया था। तो जी, ये जी, प्रतीकों को लेकर के लड़ रहे हैं। ये जी, सही दिल्ली में इतने ज़्यादा तिरंगा क अगर प्रतीकों की ही बात लें, जी, तो वो वे प्रतीक किसानों के ट्रैक्टर पर ज़्यादा थे। जी, जी, लेकिन हाँ, तो वो तो उनको एक बहाना है लड़ाई से भागने का। जी, धर्मवीर भारती की वो जो कविता प्रमथ चुगा था, जी, तो उसमें वो कहता है ना कि वही आग लाने का उपाय भी बताता है प्रमथ्यु जी, को। जी, वही गुरु है। जी, गिद्ध ही गुरु है और जब वह आग लाते हुए पकड़ जाता है तो वो कहता है कि हमने कब कहा था कि तुम आग ले आओ। जो आग कहती है प्रवृत्ति से कि तुम किन के लिए मुझे चुरा कर लाए थे, ये मुझसे इनकी जरूरतें ही क्या हैं, ये मुझसे बीड़ी सुलगाते, दाल बनाते। तो ये मध्य वर्ग की स्थिति यही है।
अगर कभी नई व्यवस्था आएगी तो उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा इसे चाहिए। जी, 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 ये उसी गिद्ध की तरह इसी के बताए हुए ज्ञान के रास्ते पर चलकर जो प्रमथ आता है, जी, उसी का यह मांस नोच नोच कर खाता है। मध्य वर्ग जी, को लेकर मैं खुद उसी वर्ग में हूँ, लेकिन मुझे खुद मैं अपने को बहुत बढ़िया से पहचान सकता हूँ। इसकी इसमें कोई मुझे फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही। हाँ, जी, मध्य वर्ग से जुड़कर यह आंदोलन नहीं, मध्य वर्ग से अपने को बचा करके जितनी देर तक आगे बढ़ेगा, उतना यह आंदोलन के लिए अच्छा रहेगा। जी, जी। धूमिल एक बात कहते हैं ना कि हमारे देश में संसद वह घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है। इसी से जुड़ा हुआ है कि किसानों की बात हम कर रहे हैं और इस समय जो सांसद हमारे हैं, उसमें अधिकांश अपना जो फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, उसमें अपना किसान ही लिखे हुए हैं और जो मध्य वर्ग हाँ, का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा भी किसानों से कहीं न कहीं जुड़ता या उसी से आया हुआ है। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं, तो किसान कहाँ रहते हैं उसमें या कितना रह लगभग ये आजादी के 2.5 दशक बाद, जी, 25 साल बाद ये कविता लिखी थी उन्होंने। जी, और तब भारतीय संसद जी, को अगर देखा जाए, जब 1971-72 में पटकथा लिखी थी, जिसमें जी, उन्होंने कहा कि अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। अगर 72 की संसद और उन सांसदों को देखा जाए, जी, तो आज की संसद में आधा तेल और आधा पानी कहने की जरूरत नहीं है। जी, वो इस बीच गंगा में बहुत सारा पानी बह चुका है। हमें नहीं लगता कि खुद सांसद इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि उनमें आधा तेल है। जी, वो कोई सांसद इस बात को नहीं मान सकता है। जी, सीधे सीधे यह है कि जिनको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वे जी, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। जी, और जी, ये पिछले 20-25 सालों से यही चल रहा है। विभिन्न विधानसभाओं के माध्यम से प्रदेशों की सरकारों को देखते हुए ये तभी तक ईमानदार हैं जब तक कानून इनके सामने या नतमस्तक है जी, या जी, निष्पन्द बना हुआ है। अगर जी, जी, कानून सक्रिय हो जी, तो ये आधा तेल तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आधा तेल हो जाए तो जी। किसान आंदोलन नहीं करते। इस किसान आंदोलन को देखते हुए बार-बार एक उम्मीद जगती है। वो उम्मीद ये है कि किसानों ने मीडिया का जो परंपरागत चरित्र था, किसान विरोधी, उसका एकदम बायकॉट किया और अपना ट्रॉली टाइम्स निकाला, अपने उनके चैनल हैं और लगातार उनकी सक्रियता वहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो क्या ये नहीं लगता है कि किसानों ने इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा बजाय मध्य वर्ग के या उन विपक्षी पार्टियों के जो सारे अपमान के बावजूद स्टूडियो में आराम चले जाते हैं और किसानों ने बिना किसी भारी भरकम बात किए, बिना किसी को कोट किए इस बात को समझ लिया। 1857 असफल हो गया था एक तरह से कहा जाए। जी, और लगभग 90 साल बाद 1947 में जाकर भारत को आजादी मिली। इस बीच के 90 सालों में भारत की मेधा विभिन्न क्षेत्रों में जितनी सक्रिय हुई और जितनी ऊंचाई तक पहुंची, जी, वह इतिहास में कहीं मिलता नहीं है। यानी इसी बीच गांधी राजनीति में, जी, अंबेडकर अम्बेडकर। राजनीति में, भगत जी, सिंह राजनीति में, विज्ञान में जगदीश चंद्र बसु, जी, प्रेमचंद, कामानी जैसी कृति रची गई, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। जी, तो इन 90 सालों में एक तरह से तो जो हुआ और फिर जिसके परिणाम में फिर हमें आजादी मिली जी, जाकर के, ये हो सकता है कि इसकी सफलता या असफलता के बाद मुझे बहुत भरोसा नहीं हो पाता है कि सफल हो पाएंगे कि असफल रह जाएंगे। जी, क्योंकि अगर जयप्रकाश नारायण की तरह जैसे उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा दिया, जी, ये कहा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सफल हो गया, लेकिन मैं उसे सफल नहीं मानता। मैंने कहा कि उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि लोकतंत्र से विपक्ष गायब हो गया। जी, लेकिन ये हो सकता है कि इसकी असफलता के बाद भी ढेर सारे रास्ते खुले।
ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का जो भारत था, छोटे-छोटे राजा ऐश-अय्याशी में डूबे हुए, लगभग वही स्थिति बन रही है तमाम विपक्षी पार्टियों से जिनके पास कोई दिशा नहीं है। भारत को बदलने का कोई मानचित्र जी, इन जी। सारी राजनीतिक पार्टियों के बीच से गायब हो चुका है। जी, जी। बिल्कुल गायब है। वे स्थानापन्न होना चाहते हैं, व्यवस्था जी, जी। परिवर्तन का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जी, सत्ता परिवर्तन उनके नक्शे पर है। तो जी। अगर ये असफल भी होता है और आंदोलन गहरी त्रासदी का भी शिकार होता है, तो हो सकता है कि एक भारत के भीतर से एक नया इतिहास निकले। लेकिन जी, फिलहाल मैं यह मानता हूँ कि यह आंदोलन न्यूनतम स्तर पर भी अगर सफल हो जाए तो ठीक है, वरना असफलता इसकी असफलता हो सकता है कि ढेर सारे आतंकवादी रास्तों को इजाद करे जो भारत के लिए सत्ता को बर्बर होने का अवसर प्रदान करे और जी, फिर एक लंबी लड़ाई भारत हार जाए। जी, तो जी, यह लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, भारत के जी, संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है और इसके पास सबसे बड़ा हथियार इसका मीडिया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि किसान जो है किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़कर जी, कारपोरेट से लड़ रहे हैं। जी, जी, हाँ, इनका निशाना सीधा है। कारपोरेट पहली बार निशाने पर आया है जी, तो शत्रु की पहचान पहली बार इतना और ये कारपोरेट के अपने मीडिया संस्थान हैं जी, और जनता के अपने मीडिया संस्थान है। लड़ाई हर स्तर पर चल रही है। जी, जी। एक बात और है कि जैसे आज़ादी के बाद भी कुछ आंदोलन किसानों के हुए हैं, जहाँ पर किसान नेताओं की अगर एक वो आवाज़ देते थे कि हम कल दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो सत्ता अपना निर्णय बदलने के लिए बाध्य होती थी। ऐसा कई मौकों पर आया है, जैसे महेंद्र सिंह टिकैत की बात है या और भी जो किसान नेताओं ने अपने इस तरह की सभाओं की बात कही, पूरे देश को जाम करने की बात कही। लेकिन इतने दिनों तक आंदोलन चलाने के बावजूद जो रुख है, वो कहीं भी बदलाव वाला या ऐसा नहीं कि जो कुछ रास्ता तलाश करने वाला हो। क्या सत्ता का जो ऐसा चरित्र है, इसकी कोई दूसरी मिसाल भी मिलती है? क्योंकि हिंदुस्तान में अलग-अलग मौकों पर अलग-अलग सत्ताएँ आई हैं, तो उनका चरित्र भी बदलता रहा है। क्या हाँ, फ़र्क देख निश्चित तौर पर हर राजनीतिक पार्टी के अपने संस्कार होते हैं जी, और उ उनकी अपनी एक परवरिश होती है। ये इतिहास के सबसे निरंकुश लोग हैं। पहले इनके बारे में कहा जाता था कि ये अफ़वाहें ज़्यादा अफ़वाहों के जैसे इनके पास एक मशीनरी है जी, और जब वे सत्ता के बाहर थे तो अफ़वाहों से काम चला लेते थे और लेकिन जब वे सत्ता में हैं तो षड्यंत्र के नाना प्रकार जैसे जी, मीडिया इतने निर्लज्ज ढंग से कभी भी सत्ता की हाँ में हाँ नहीं मिलाती रही। पतन सब में हुआ है, मुझे लगता है राजनेताओं में भी पतन हुआ है और आज जो कारपोरेट के शीर्ष पर हैं लोग, वे भी अब बिरला टाटा की तरह नहीं हैं। जैसे जी, मुझे याद है कि 82-83 के आसपास 2.5 सालों तक बंबई में मजदूरों का आंदोलन चला था। कभी ऐसा नहीं होता था कि वे जिंदाबाद, मुर्दाबाद रोज सहते रहते थे। वे पूंजीपति कहीं मंदिर बनवाते थे, कहीं धर्मशाले बनवाते थे। इस तरह से आत्मकेंद्रित या पूंजी के गुलाम जी, ये पूंजीपति वर्ग या कारपोरेट जो हुआ है, ये ज़्यादा निर्लज्ज है जी, जी, और यह मानकर चलता है कि सत्ता का जितना निर्मम और निर्लज्ज प्रयोग यह कर सकता है, जी, इतिहास में वो दूसरी पार्टियाँ भारत में नहीं कर सकती थी। जी, ये जी, तय है। तो इसीलिए इनसे सत्ता परिवर्तन भी आसान नहीं है। इसीलिए भारत का सबसे मजबूत वर्ग खड़ा जी, हुआ है इनके खिलाफ। अगर यह जी, हार गया, तो मैं जो जी, कहता हूँ कि 50 सालों तक भारत में आंदोलनों के हालाँकि इतिहास के दौर में 50 साल का कोई महत्व नहीं होता है। हो सकता है कि इस बीच हम लोग खो जाएँ, कहीं नामो-निशान न रह जाएँ। 100-100 साल एक अंधेरे का काल हो जाता है, युग बीत जाता है। तो एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि हो सकता है कि आने वाला समय कभी हो लेकिन तब हम देखने के लिए उसे नहीं बचे रहेगा। जी, जी। जब भी कहीं आंदोलन होता है तो उसको बदनाम करने के लिए कुछ खास तरह के आईटी सेल अपना काम करती रही। इधर के अगर सालों में देखें, नहीं तो कुछ अफ़वाहें भी पहले उड़ाई जाती हैं, कि जैसे ही किसान मूव करते हैं शहरों की तरफ, जैसे दिल्ली की तरफ
जैसे ही किसानों ने बढ़ना शुरू किया तो वैसे ही अफ़वाहें शुरू हो गईं। तो पहले उनको ये कहा गया कि इनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया गया, फिर कहा गया कि अमीर किसानों का आंदोलन है। ये जो बदनाम करने की साजिश है, आखिर में इससे क्या पता चलता है कि सत्ता ऐसा क्यों करती है? अब और इसके मैंने साथ ये में मीडिया क्यों शामिल है? ये इस समय के ही मीडिया में देखने को मिलता है या पहले भी ऐसा रहा? निश्चित तौर पर मीडिया का एक, अगर आजादी की लड़ाई के समय देखा जाए, बहुत सारे जी, उदाहरण हैं जिनको बताया जा सकता है कि मीडिया का एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता था। जी, वह इतनी पैरासाइट पर मुखापेक्षी और निर्लज्ज कभी नहीं थी, जी, बिल्कुल नहीं थी। इसे माना जाता था कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, तो इसमें तीनों तो मानकर चलते थे कि सरकार के साथ रहेंगे और जी, ये माना जाता था कि जनता के पक्ष में ये खड़े रहेंगे, ये सवाल उठाएँगे। तो संख्या के आधार पर देखा जाए तो कहना थोड़ा खराब लग रहा है कि मीडिया का चरित्र बदल गया, क्योंकि वो ढेर सारे छोटे-छोटे पैमाने पर कारपोरेट घरानों के अलावा जो मीडिया का चरित्र है, ये मुझे ज़्यादा हिम्मत वाला भी लग रहा है। जी, जी, भले ही इनकी पहुँच ना हो, जी, लेकिन पहुँच ना होने से हम मीडिया के चरित्र को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। जी, 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 ये तो निश्चित तौर पर है कि आज के जो नए-नए लड़के जी, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लड़के जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, जी, और तो मीडिया को लेकर नहीं, लेकिन कारपोरेट घरानों जी, के जो बड़े-बड़े मीडिया संस्थान हैं, वो पूरी तरह जी, से वो सरकार के एक हथियार के तौर पर काम कर रहे हैं। जी, और जी, जी, सरकार ने इनकी क्षमता को देखते हुए ही इसे अपने मातहत करने की सोचा होगा, और उसमें वो कर रहे हैं, उनके पास पैसा है तो वो कर रहे हैं। जी, लड़ाई जी, पूँजी और श्रम की हो रही है। जी, एक तरफ किसान खेतों में श्रम कर रहा है, वह जी, अपने श्रम का न्यूनतम मूल्य माँग रहा है। जी, जी, और जी, दूसरे तरफ हैं जिनको अपनी सुविधाओं का सिस्टम सब कुछ सुचारू पूर्वक चलता रहे, कि सारी राजनीतिक पार्टियाँ आज तक यही नहीं समझ पाई कि रोज़ चैनलों पर उन्हीं मीडिया संस्थानों में जाती हैं और रोज़ शाम को कहीं मुकाबला, तो कहीं कुछ, तो कहीं कुछ, गालियाँ सुन कर के चले आते हैं, जी, दूसरी पार्टियों के लोग। ये इतना भी नहीं सोच सके कि हमें इनका बायकॉट करना चाहिए। तो जी, इनकी उपस्थिति खुद इनके इनके नैतिक वर्चस्व को बनाए हुए है। अगर ये जी, इतना ही समझ लें कि हमें यहाँ नहीं जाना है, बेइज्जत होने नहीं जाना है, ऐसे जी, मैदान में नहीं जाना है कि हमें गाली खाना है। ये रोज़ जाते हैं, पता नहीं क्या है, दिन भर सफ़ेद कुर्ता पहनते हैं, बढ़िया से खाना-वाना खाते हैं, वहाँ जाते हैं, 4 गाली सुन कर के चले आते हैं। चले जी, आते हैं। जी, ये जी, क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं, यह मैं आज तक समझ ही नहीं पाया। मुझे तो जी, पता नहीं, सत्ता में तो जो पतन है ही। इनका चरित्र ही हमारी समझ में नहीं आता। हमें 2 बार अगर कहीं गाली मिल जाए तो हम उस रास्ते को बदल लेते हैं। लेकिन ये रोज़ जी। उसी रास्ते पर जाते हैं, जैसे लगता है कि आदी हो चुके हैं रोज़ शाम को गाली खाने के। इधर जो भी किसानों की स्थितियाँ रही हैं और किसानों को लेकर के जो आत्महत्या के आंकड़े आ रहे हैं, वो भी बहुत भयावह हैं, डरावने हैं। ऐसी कौन-सी रचनाएँ हैं जो आपको याद आती हैं कि जो किसानों की समस्याओं को बहुत गहरे से रेखांकित करती हैं? प्रेमचंद के यहाँ जो किसान है, जी, लगभग एकाध कहानियों में एक बार तुम्हीं ने हमसे बताया था कि कोई किसान आत्महत्या कर लेता है। वो जी, अपवाद स्वरूप कोई एक घटना होगी, जी, वरना जी। हाँ, बलिदान कहानी। बहरहाल एक पूरा जो प्रेमचंद की कहानियों से जो एक दिखाई देता है, तो जी, उसमें किसान तमाम तरह की तंगहाली झेलता है, जी, कर्जखोरी में डूबा हुआ है, ज़मींदारी प्रथा के शोषण में, लेकिन वो जिए जा रहा है। उसकी जी, जिजीविका ही जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की जी, शक्ति है। यह जी, माना जा रहा है कि वह लड़ रहा है और वह स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है। वो जी, आत्महत्या आम तौर पर चरित्र नहीं है। जी, ये जी, इधर जहाँ-जहाँ कृषि में पूंजीवादी विकास हुआ है, जी, वही ये टेंडेंसी ज़्यादा दिखाई, जैसे बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में, आंध्र जी, में, जहाँ कृषि में पूंजीवादी विकास हुआ है, जी, तो वहाँ ये ज़्यादा ये दिखाई दे रहा है।
जी, तो ये तो सही है कि देखिए किसानों के मूल रूप से 2 ही उत्पाद हैं जी, और एक उनकी फसलें हैं जिससे पूरी दुनिया अपना पेट भर रही है। जी, दूसरे उनके लड़के हैं जो हज़ारों फीट ऊँची पहाड़ी बर्फीली पहाड़ों पर खड़े होकर देश की सीमाओं के लिए लड़ रहे हैं। किसी जी, प्रोफ़ेसर के या किसी इंटर कॉलेज के मास्टर के लड़के भी सिपाही के रूप में नहीं, हाँ, एनडीए-वनडीए पास कर लें तो अधिकारी के रूप में, अफ़सर जी, के रूप में भले चले जाते हों, लेकिन जो उ वे सिपाही हैं, वे आमतौर जी, पर उन्हीं किसानों के घरों के लड़के हैं। और जी, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है कि जैसे लगता है कि भारत की ज़मीन से ही कहा जा रहा हो, जब किसानों से कहा जाता है कि वे राष्ट्र विरोधी हो गए हैं, तो लगता है जी, कि भारत भूमि से ही कहा जा रहा हो कि वह राष्ट्र विरोधी हो चुकी है। जी, जी, हाँ, बिल्कुल, ये उसी रूप में है और धूमिल की एक कविता है कि इस देश में जी, एकता युद्ध की, दया अकाल की पूंजी है। एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। तो ये बिल्कुल वही परिदृश्य चल रहा है जी, जी, लेकिन मुझे इस आंदोलन में 3 बिल किसानों के वापस ले लिए जाएँ या नहीं ले लिए जाएँ, इस बात से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे यह लग रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो पूरा का पूरा इलाका जी, हिंदू-मुस्लिम दंगों में बँट गया था, जी, वो उनके भीतर एकता बन रही है। जी। वो जहाँ के मध्यम जातियों के ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इस दौर का किसान आंदोलन आए हैं हमारे सामने, उसको लेकर के बहुत सारा साहित्य भी लिखा गया है। तो ऐसी हुँ, हुँ। कौन-सी रचनाएँ हैं जो इधर के आंदोलनों को सही तरीके से संबोधित करती हैं या उनकी समस्याओं को रेखांकित करती हैं? आंचलिक तौर पर तो लिखी गई हैं, लेकिन यह आंदोलन अब जी, जितने बड़े फलक पर चल रहा है, उस तरह की नहीं जगदीश चंद्र ने इन किसानों की समस्याओं पर आंदोलन तो उसमें नहीं है। ये जो 3 उपन्यास लिखे थे, प्रेमचंद के बाद के वो सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। धरती धन अपना, कभी न छोड़े खेत और नरक कुंड में वास। ये पूरा एक तरह से वो दिखा रहे हैं क्रमशः इन तीनों उपन्यासों में उन्होंने ये दिखाया है। किसानों पर लिखने वाले कथाकारों में शिवमूर्ति का एक उपन्यास आखिरी छलांग भी लगभग किसान आंदोलनों पर है। लेकिन दूसरे जो उनके उपन्यास हैं वो तो तर्पण या त्रिशूल त्रिशूल तो बिल्कुल भिन्न है, तर्पण है जी, थोड़ा-सा ग्रामीण पृष्ठभूमि का उपन्यास। जी, जी, हाँ, लेकिन जी, उसमें वो उनके अंतर्विरोधों को लेकर के, जनता के अंतर्विरोधों को लेकर के, जी, वो दलित जातियों के और दलित राजनीति के उभार वगैरह को लेकर लिखा गया। उससे इस आंदोलन का कोई बहुत संदर्भ नहीं जुड़ता है। क्योंकि यह जी, जी, आंदोलन मैंने जी, जैसे पहले ही कहा कि ये जन आंदोलन की शक्ल में जन आंदोलन होता क्या है कि वो जनता के अंतर्विरोधों को धुंधला करते हुए अपने चुंबकीय शक्ति से दूसरे वर्गों को अपनी ओर खींचता है और किसान इस देश का नाभिक है। मुझे कभी यह विश्वास जी, नहीं हुआ था जब से मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की थी कि सर्वहारा के आंदोलन में तबका नहीं, तो ये चीज़ नहीं दिखाई देती थी। वो लगता था कि एक खास कटा हुआ है समाज के दूसरे वर्गों से। लेकिन इसमें चाहे जी, अनचाहे समाज के दूसरे जी, वर्ग, दूसरे अलग-थलग पड़े हुए लोग भी कहीं न कहीं सब किसानों से जुड़े हुए थे। छोटे व्यापारी, छोटे उद्योगपति, बल्कि इसमें अगर सबसे निजड़ा जिसकी जड़ नहीं थी, वो मध्य वर्ग ही रहा। जी, हाँ, जो अपने जी, बौद्धिक अहंकार में दूर रहा। मैंने कई बार लोगों को कहते हुए सुना है कि ये खुद भले ही आज ये दूसरी सरकार आ गई है कि किसानों के तो वे मानते थे कि कृषि से बहुत विकास नहीं हो सकता है। गांधी जी की जो एक ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, उसके हिसाब से कभी देश के जी, विकास के विषय में सोचा ही नहीं गया। इसके पीछे विकास का जो एक आधुनिक मॉडल है, मैंने अपने जी, छिटपुट लेखों में रचना का अंतरंग जो किताब जी, है, उसमें कई सारे लेखों में मैंने जी, विकास के इस मॉडल मॉडल को ही लेकर के आलोचना किया था, क्योंकि गाँव हाशिए पर छूट रहा था। एक जी, किताब की समीक्षा करते हुए मैंने जी, लिखा था कि हाईवे के किनारे भीख का कटोरा लिए खड़े गाँवों की
एक किताब थी जी, उसकी, तो उसी की कहानी उन कविताओं में मैंने देखी थी कि हाईवे के किनारे जी, जैसे लगता था अपनी बदहाली और भीख का कटोरा लिए ये गांव खड़े हैं। तो पहली बार गांव ने अपनी अस्मिता के लिए यह लड़ाई, अपने जी, पूरी पहचान के लिए, अपनी जरूरत के लिए और अपने हिसाब से दुनिया को बनाने के लिए, यह दुनिया मुझे मेरी नजरों से देखे इस हिसाब से यह आंदोलन है। और बहुत कुछ जन आंदोलन की जी, इसमें शक्ल उभरती है जी, जी, इसमें। हाँ, जी, तलवाड़ी का आंदोलन हुआ था उससे भी भिन्न है, और तेभागा या उसके जो आंदोलन हुए थे उन सबसे यह भिन्न है। बिल्कुल, ये जैसे लगता है कि जी, मैंने कहा ना कि एक आधुनिक भारत के मुकम्मल संविधान के लिए जैसे यह किसान लड़ रहा है, ये जी, उस एकता के लिए लड़ रहा है जो भारत के गांवों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बनी हुई थी। उस एकता की यह लड़ाई लड़ रहा है, ये जी। सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। और इसमें ये सारे तत्व अपने आप समाहित होते जा रहे हैं। इसी से एक जुड़ी हुई बात है कि किसानों को लेकर के बहुत तरह की बातें प्रचलित होती कि किसान और गाँव के बारे में असभ्यता और बहुत सारी चीज़ें, धारणाएँ बनी होती हैं, ख़ास तौर से मध्यवर्गीय समाज की। लेकिन इस आंदोलन में हम जब मीडिया कवरेज देखते हैं और ख़ास तौर से जो छोटे-छोटे मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर बेधड़क होकर के लोग बोलते हैं और उनकी जिस तरह की बारीकी से वो उसका विश्लेषण करते हैं, उससे लगता है कि कितना गलत धारणाएँ समाज में बनी हुई हैं। तो क्या ये जो आंदोलन है, वो बहुत कुछ ऐसे नेताओं को या ऐसे लोगों को भी निर्मित करता है कि जो इन सारी धारणाओं के खिलाफ अपनी जो लड़ाई है, वो इस स्तर पर भी लड़ते हैं। वैसे तो ये एक अभी बहुत प्राथमिक चरण में है, और ये जी, आंदोलन इसीलिए ये बौद्धिक तबके को लेकर के बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर बुद्धिजीवी वर्ग हो या मध्य वर्ग हो, जो भी हो, अगर यथास्थितिवाद जी, को वह स्वीकार कर चुका है, तो कभी भी किसी जी, परिवर्तन का अ, अगला दस्ता नहीं बन सकता है। वो छोटे-मोटे परिवर्तन मध्य बुद्धिजीवियों की बहुत देखा है, कोई कम्युनिस्ट संगठनों के साथ जुड़े हैं, कुछ कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, लेकिन एक व्यापक भारत में जो किसानों की दशा को लेकर उनके भीतर कोई ये हो सोच, ज्यादा से ज्यादा कुछ मध्य माने हुआ क्या है कि इस दौरान सत्ता ने मध्य वर्ग के जी, जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे, खासकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के, जी, अगर इस तरह से देखा जाए तो इसके पहले भी, थोड़े ही दिन पहले, जी, बहुत दूर हम नहीं जाना चाहते हैं, तो इस तरह से निर्मम हत्याओं का दौर रहा है। यहाँ जी, विनायक सेन के साथ जो हुआ था या उसके पहले भी हुआ है। मैं जी, इस चीज के लिए थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि लोग कहते हैं कि छोटी छोटी बारीकियों को लेकर के, लेकिन सत्ता के चरित्र पर मैं अलग से बात करना चाहता हूँ। सत्ता क्रमशः निरंकुश होती गई है। जी, जी, सभी जी, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है, कोई भी पार्टी। मतलब हम जी, तो इनके लिए तो कह ही नहीं सकते, ये तो पहले से ही इनके विषय में कहा जाता था, हम लोग जब छोटे थे तो गाँव में, जी, कि बोलो बम तौलो कम। तो इनके लिए तो ये माना जी, ही जाता था कि ये व्यापारियों की पार्टी है, सारी कुछ चीजें हैं, और किसान इनके कहीं से जी, इसमें नहीं आता था। लेकिन खुद सिंगूर और नंदीग्राम में जो घटनाएं घटी थी, तो कल्पना भी नहीं कर सकते जी, थे कि जिनके बहुत लोग मार्क्स की किताबें पढ़कर मार्क्सवादी नहीं बनते, वे बस यही जानते थे कि यह लाल झंडा वाली एक ऐसी पार्टी है जो बिरला टाटा के जी, खिलाफ किसानों और मजदूरों के पक्ष में होती थी। तो वे उन लोगों के लिए भी जी, नहीं, खैर ये लंबा विवाद हो जाएगा और हमें लगता है कि वर्तमान की सारी समस्याएं इसमें ओझल हो जाएंगी। बिल्कुल यह एक नई जी, तरह की जी, सत्ता है, यह एक नई तरह की बर्बर जी, सत्ता, निरंकुश सत्ता है जो मध्य वर्ग जी, पर सबसे ज्यादा आक्रमण कर रही है, लेकिन उसके लिए लड़ रहा है किसान। और यह किसान वो मध्य वर्ग प्रतीकों को लेकर लड़ाइयां लड़ता रहा, प्रतीकों की जी, लड़ाइयों में उलझा हुआ है कि तिरंगे का ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, पता नहीं क्या हो गया।
मेरी समझ में नहीं आता है। जी, या अहिंसात्मक ही जी, होना चाहिए सारा ये आंदोलन। लड़ाइयाँ होती हैं तो जनता जब शामिल होती है तो वो अपना उपाय, अपना रास्ता भी निकालती है। और अगर जी, बहुत कुछ सफलता के बारे में कहा जाए तो मैं नहीं कह सकता, इतिहास का जितना मैंने अध्ययन किया है, कि गांधी जी का कोई आंदोलन सफल हो गया हो। सफलता की बात नहीं करनी चाहिए। जी, जी, सार्थक होता है, एक लंबी लंबी समाज संरचना में सार्थक होती हैं वे लड़ाइयाँ। सफलता बहुत तात्कालिक जी, चीज होती हैं। जिन आंदोलनों में तात्कालिक सफलताएं मिल गई तो 10 साल 15 साल बाद उनका भी दिखाई दे। इसीलिए जरूरी नहीं है कि आप कितना सफल जी, होते हैं कितना नहीं। सफलता को संभालने जी, की अकल आंदोलनों में अगर विकसित हो जाए, समाज में विकसित हो जाए, तो यह ज्यादा बड़ी बात है। तो जी, जी, अगर ये किसान जीतेंगे तो इसका सबसे ज्यादा लाभ मध्य वर्ग को मिलेगा। किसानों की फसलें नहीं मुनाफा देने लगेगी। और जी, किसान हार जाएंगे तो वे तो हारेंगे ही। जी, मध्य वर्ग, मध्य वर्ग शब्द ही नहीं, मैं कहता हूं इसे उपभोक्ता वर्ग, और इसकी बुद्धिजीविता को मैं चतुर वर्ग, चतुर चालाक वर्ग जी। सबसे ज्यादा पाएगा इसमें। किसान आंदोलन जिस तरह से दिल्ली में चल रहा है और तीनों बॉर्डरों पे और ख़ास तौर से जो पंजाब का ये पंजाब से जो आए हुए किसान हैं, उनकी संगठन क्षमता को देख कर के, वहाँ पर जिस तरह के छोटे-छोटे कार्यक्रम वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे क चला रहे हैं, जिस तरह से भगत सिंह के नाम पर लाइब्रेरी चल रही है, इससे नहीं लगता है कि इस आंदोलन की ये आंदोलन तो अब घटित हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी बहुत लंबे स्तर पर, ये बहुत पहले से होती रही होगी। क्योंकि नहीं, सांगठनिक क्षमता के ये किसी संगठन का ऐसा प्रयास दिखाई नहीं देता है। ये उनके दैनंदिन जीवन के क्रिया व्यापारों से इसकी पूरी रणनीति बनी है। जैसे हम दैनिक जी, जीवन में, हाँ, ये उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है। इसीलिए इसमें उनके थकने की संभावना कम है। अब ये बात अलग है कि जी, सरकार आज जी, चारों तरफ से सड़कें खुदवा रही है, घेराबंदी कर रही है, कंक्रीट की दीवारें उठा रही है। ये सब करें, नहीं तो ये जिस तरह से आंदोलन को इन्होंने एक उत्सव की शक्ल दे दिया था, जो लंबे समय तक, बहुत जी, लंबे जी, समय तक चलता, तो ये इसमें थकने की जी, नहीं। जैसे उनके क्रिया व्यापार का हिस्सा हो गया था। जैसे बचपन में किसान, जब हम लोग देखा करते थे कि जब वह जी, खेतों में रोपनी करने जाता था तो उसके साथ गीत गाते थे। भीगती हुई औरतें जी, गीत गाती, सोहनी के गीत होते थे। बच्चे भैंस चराते थे तो वही खेल खेलते थे। तो वह जो श्रम होता था वो बहुत थकाने वाला नहीं होता था। ये इसी तरह से इन्होंने आंदोलन को अपने एक सांस्कृतिक जीवन का अंग बना लिया। इसी रूप में ये जी, जी, दैनंदिन जीवन से, तो इसमें लगता नहीं है कि वो कहीं कुछ जी, घटित होने, थकान या लड़ाई लड़ रहे हैं, जी, लेकिन उल्लास से लड़ रहे जी, हैं। जिसमें कहते हैं ना कि 5 पंच मिल कीजिए काज, हारे जीते हों न लाज। अपनी वे लड़ाइयाँ लड़ ही नहीं रहे हैं, जी, इसलिए उसमें पराजय नहीं है। लड़ाइयाँ हमेशा वे लोग जी, जी, पराजित होते हैं जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं। ये किसान जी, पूरे भारत देश की गरिमा के लिए लड़ रहे हैं, गाँवों के लिए लड़ रहे हैं। जैसे ही यह शब्द हम बोलते हैं भारत, तो इसके साथ गाँव का जी, नक्शा उभरता है। इंडिया के बीच, इंडिया का कुछ लोगों के दिमाग में नक्शा था और भारत देश लड़ रहा है। तो जी, राष्ट्रवाद, और कि कितना हास्यास्पद लगता है कि अभी तक कुछ था जी, हिंदू, मुस्लिम, दलित, सवर्ण, जी, ठाकुर, ब्राह्मण, और एक अंतिम था कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। और सोचिए किसानों के ऊपर, अगर किसानों को हटा दिया जी, जाए तो राष्ट्र बचेगा क्या? वे लोग जो रोज विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, विदेशी बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं, वे राष्ट्र की पहचान थोड़े हैं। साक्षात राष्ट्र अगर कहीं मूर्तमान होता है तो किसानों के भीतर, उनकी दिनचर्या में ही राष्ट्रवाद निःसृत होता है, गुथा हुआ है। अगर ऐसा कोई राष्ट्रवाद हो, वो मैं नहीं जानता। और न कहने वालों को इस पर विश्वास है। जब कोई पार्टी अपने को राष्ट्र समझ ले तो अलग बात है, कोई व्यक्ति अपने को राष्ट्र समझ ले तो एक अलग बात है। वरना किसान का मतलब ही होता है राष्ट्र। भारत जैसे राष्ट्र की जी, कल्पना जी,
किसान को हटा करके अब सोचिए कितना छोटे-छोटे स्तर के कि धनी किसानों का आंदोलन है, गरीब किसानों का आंदोलन नहीं है, जी, फलाने-ढिकाने क्या-क्या बातें और सब लोग अपने आप जुड़ते चले जा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य जी, हुआ कि टिकैत के पास सबसे पहले पहुँचने वाले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जी, एक युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद राव जी, है। निश्चित तौर पर ये जो किसान जातियाँ थीं, इन्होंने उन दलित जातियों के साथ जी, बहुत अतीत में अपमानजनक व्यवहार किया है, हर तरह का किया है। अभी हाथरस में हमने देखा ही जी, था। लेकिन वे जिस जी, तरह से जी, वे जिस तरह सब कुछ भूल करके बड़े भाई कह करके संबोधित करते हुए ताकि ये हम सब चूंकि ये हमारे संविधान के लिए लड़ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए हम सब कुछ भूल करके इनके साथ लड़ रहे हैं और उसने कहा कि जहाँ पसीना गिरेगा वहां हमारा खून बहेगा। तो ये इस आंदोलन की जी। ताकत। एक लेख आपने लिखा था कि कैमी भूंड मर रहा है महाराज, हाथी नहीं मरा है महाराज। तो उस हाँ, लेख को जब आपने लिखा था तो उस समय 2 किसानों ने आत्महत्या की थी और इसके बाद सिलसिला वो लगातार बढ़ता ही रहा और किसानों की संख्या लाखों में पहुँचती रही। ये जो पूरा आंदोलन है, यहाँ पर हम्म, सारे मुद्दे शामिल हैं कि वो विधवाएँ भी यहाँ पर इकट्ठा हैं, पूड़ियाँ बना रही, खाना बना रही हैं, जिनके बेटों ने आत्महत्या कर ली है कर्ज़ के मारे। वो भी हैं कि जिनके बेटे फ़ौज में सीमाओं पर लड़ रहे हैं और इसमें वो भी हैं कि जो अपने आने वाले कल के लिए लड़ रहे हैं, यानी बच्चे लड़ रहे हैं, लड़कियाँ उसमें हैं, यानी इसमें समाज का हर वर्ग शामिल है। इसके साथ-साथ उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जैसे जो बाल काटने वाला नाई है, वो भी उसमें शामिल है, जूता बनाने वाला शामिल है। तो ये आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसा आंदोलन है कि जिसकी मिसाल मैं नहीं जानता हूँ कि इसकी मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन आपने ज़्यादा समय देखा है, हाँ। तो इस आंदोलन के बराबर में कोई दूसरा आंदोलन कुछ इस तरह का दिखाई नहीं, पड़ता मुझे है? इस तरह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे लग रहा है कि वही गाँव का नाई जो बाल काटता है, जी, कपड़ा धोने वाला धोबी, पूरा गाँव ही जैसे उठ करके चल पड़ा है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। तो जी, ये लगता है कि वो पूरा का पूरा गाँव है और गाँव को लेकर मैंने बताया ना कि ये उत्सव का माहौल बना दिया है। ये लड़ाई नहीं है, कोई उसमें भविष्य नहीं गढ़ रहे हैं, बस ये अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भविष्य का नक्शा उतरता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि वो छोटे जी, बच्चे जी, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने समझ बस वो ये मान रहे हैं जैसे गाँव में किसान जब फसल उगाता है, तो निश्चित तौर पर उसके सामने पूरी दुनिया का वह नक्शा नहीं होता कि हम दुनिया के कहाँ-कहाँ होटलों में बैठे हुए लोगों को भोजन कराएँगे। वो अपनी फसल उगाता है और जी, उस उसी से वो पूरी दुनिया अपना पेट भरती है होटलों में बैठे हुए और एक देश का नक्शा या जीडीपी जो भी आप कहिए उसमें बनता जाता है। वो जीडीपी को सोच करके उत्पादन नहीं करते हैं, वो तो अपने काम कर रहे हैं। तो इस पूरी जी, लड़ाई को जी, उन्होंने अपने जीवन का क्रिया व्यापार बना लिया है। ये वह कर रहे हैं उसमें जी, जी, निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य का मानचित्र भी है, नक्शा भी है, सारा कुछ चीज़ें हैं। लेकिन ये बहुत इन सब चीज़ों को सोचते हुए नहीं, ज़्यादा सोचने वाले लोग कोई लड़ाई लड़ नहीं जी, पाते हैं और इसीलिए जी, कभी भी बहुत विचार करने वाले, आगे-पीछे सोचने वाले, कितना खोया, क्या पाया, इसका हिसाब-किताब करने वाले लोग बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। ये गाँव लड़ रहा है और अपने उसी धैर्य के साथ लड़ जी, रहा है कि फसल बोता है, वो ओला पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, फिर 6 महीने बाद वो वही काम करता है। उसमें उसे कोई निराशा नहीं, वह जी, उसके जीवन जीने की शर्त है जैसे, उसके बने रहने की शर्त है। जी, तो उसी तरह से इन्होंने इस आंदोलन को ले लिया है कि उनके बने रहने की यह शर्त है, उनके जीने की यह शर्त है। एक तरह से अगर बहुत कोई संश्लिष्ट रूप में कहा जाए कि भारत का गाँव उठ करके अपनी जगह से, अपने दुश्मन के दरवाजे पर उस चुनौती देने के लिए खड़ा हो गया है। अब उसमें क्या हानि हो गई, क्या लाभ होगा, इतना उसका ये नहीं है। मैं जी, अक्सर मेरी बात होती रहती है, बुद्धिजीवी बहुत क्षण भर में निराश,
क्षण भर में बहुत उत्साह में आ जाते हैं, उन किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब हुआ कि जी, तो एक गाँव अपने को बचाने के लिए जब मैंने वो लेख लिखा था कैमी घोड़ मर रहा है, कैमी घोड़ लखीमपुर का एक गाँव और उस गाँव में 2 जी, किसान मर गए थे। हम लोग गए वहाँ जब, तमाम साहित्यकार थे, तो मुझे ये लगा कि उस पूरे गाँव को देखने के बाद हमें अपना भी गाँव याद आ रहा था। लगभग लग रहा है कि गाँव धीरे-धीरे मर रहे हैं। जिन गाँव में जी, पंचायतें होती थीं, अलाव जलते थे, एक सामुदायिक सामूहिक जीवन का उल्लास और दिखाई देता था। बहुत दिन बाद गाँव की वह जो बचपन में देखे हुए उस गाँव की शक्ल सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर जी, पर, टिकरी बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। सही कहे तो वह शक्ल अब गाँव में नहीं रह गई थी। पूर्वांचल के गाँव में तो हमने नहीं देखा। हो सकता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब के गाँव वैसे हों, लेकिन नहीं, विपन्नता तो चारों ओर आई है और जी, खासकर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव में मुझे सबसे ज़्यादा 3 बिल पास हो, न हो, एमएसपी मिले, न मिले, लेकिन यह जो बन रहा है कि वहाँ हिंदू, मुस्लिम, दलित सब मिल कर के उठ रहे हैं, तो एक राजनीति बदलने के लिए यही चीज़ें काफ़ी आशावान हैं। आगे तो जी, देखा जाएगा जो कुछ जैसा होगा। जी, जी, जी। मैं मुझे इसका हम लोग सबसे अब बड़ा अगर ये अपने आंदोलन हार भी जाए तो भी हमें लगता है कि यह जो जी, एक गांव में परिदृश्य बन रहा है नया, ये ज्यादा उम्मीदपूर्ण है और एक नई राजनीति हो सकता है जी, कि दिखाई दे। और अगर ये किसान आंदोलन जीत गए तो लंबे समय तक राजनीतिक जी। पार्टियां किसानों के नाम से थर थर कांपेंगी। नहीं, ये अब हम लोगों गजब की को बात उस है कि भारत जैसे देश में 70 सालों में जी, कोई एक दिन संसद का इस बात पर नहीं चला होगा कि हम किसानों पर बात करें, गाँव पर बात करें। बात करेंगे। जी। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब ये हो हुँ। जाएगा। आपने किताबी दुनिया से इतनी बातें साझा की और जिस लहज़े में बात की है, वो उस लहज़े से भी पता चलता है कि हमारा जो मध्य वर्ग है, उसके मन में, उसके दिमाग में कितनी तरह की उलझनें हैं और कि उन उलझनों के कारण से ही कितने तरह की वो अवधारणाएँ निर्मित करता है। ख़ास बात ये रहती है कि वो अपने बारे में छोड़ कर के किसानों के बारे में, अपनी सुविधाओं के बारे में ज़्यादा ख़्याल करता है। अच्छा होता कि थोड़ा-सा सहानुभूति के साथ किसानों के मुद्दे को शामिल किया जाता। मैं किताबी दुनिया की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और फिर हम इसी मुद्दे पर किसी और कथाकार के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद।